नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवांशा चार्ट के फोर्थ हाउस के बारे में। नवांशा चार्ट का जो फोर्थ हाउस है, इसका क्या महत्व है, इन सब किन चीजों का विचार किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि D1 चार्ट का जो फोर्थ हाउस है वो सुखों को रिप्रेजेंट करता है, भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो हमारे वर्ग चार्ट होते हैं, जो हमारे डिविजनल चार्ट होते हैं, वो हर एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके, किसी स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रख करके बनाए गए होते हैं। जैसे अगर हम व्यक्ति के कर्मों की बात करें, करियर की बात करें, तो हमारा दशमांश चार्ट है, D10 चार्ट है। उसी प्रकार से हमारे कुछ ऐसे विषय हैं जिनका विचार हम नवांशा चार्ट से कहते हैं या कहें D9 चार्ट से करते हैं। जैसे वैवाहिक विषयों का विचार, ग्रहों के बलाबल का विचार, व्यक्ति के भाग्य के स्तर का आकलन करने का विचार, व्यक्ति के हायर सेल्फ स्पिरिचुअल लेवल की धार्मिक पक्ष का विचार करने के लिए भी हम कुंडली के नवांशा चार्ट का विचार करते हैं। तो ऐसे और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ विषय हैं जिनका विचार हम कुंडली के नवांशा चार्ट से करते हैं। तो एक डिविजनल चार्ट है नवांशा चार्ट, जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, उनका विचार करने के लिए। तो जिसमें एक प्रमुख विषय है मित्रों, वैवाहिक विषय का। वैवाहिक विषयों का विचार हम कुंडली के नवांशा चार्ट से करते हैं। जो विषय वैवाहिक विषय से संबंधित है, जैसे कि अगर हम D1 चार्ट की बात करें तो कुंडली का जो सप्तम भाव और सप्तमेश है, वो वैवाहिक जीवन से संबंधित जानकारी जातक की प्रदान करती है। लेकिन वहां पे एक आपको जो एक D1 चार्ट में जो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक समराइज्ड वे में मिल रही है। लेकिन जब इसका हम डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं, जब हम व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं का डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तो उसका विचार हम कुंडली के नवांशा चार्ट से करते हैं। तो जो नवांशा चार्ट का जो हमारा कुंडली में फोर्थ हाउस है मित्रों, वो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो सुख होते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप वैवाहिक जीवन का कितना सुख ले पाओगे अपने वैवाहिक जीवन से, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का होता है। लेकिन जो D9 चार्ट है वो वैवाहिक जीवन से संबंधित है। तो जो D9 चार्ट का जो फोर्थ हाउस है मित्रों, वो ये दर्शाता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन से कितना सुख ले पाओगे। मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन में आपका जो एक हैप्पीनेस का जो लेवल है, कितनी आप हैप्पीनेस अपने वैवाहिक जीवन से प्राप्त करोगे, उसका विचार हम लोग कुंडली के नवांशा चार्ट के फोर्थ हाउस से करते हैं। आपका जो एक इमोशनल बॉन्ड है, एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने पार्टनर के साथ, वो किस प्रकार का रहेगा, उसका विचार हम कुंडली के फोर्थ हाउस से करते हैं। D9 चार्ट के फोर्थ हाउस से करते हैं। आपके इमोशंस किस प्रकार से प्रभावित होंगे आफ्टर मैरिज, क्योंकि मित्रों ये जो मैरिज होती है कि इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने फादर के, अपने हस्बैंड के साथ, जिसमें आपको अपना एक नया जीवन आरंभ करते हैं। मैरिज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें दो पार्टनर मिलकर के एक नई चीज इंटिटी में लाते हैं, एक नई चीज अस्तित्व में आती है, जिसको हम लोग मैरिज कहते हैं। तो अब जो दो लोग मिले हैं, जो दो लोग के पार्टनर बनने से एक वैवाहिक जीवन कितना सुखमय रहेगा, कितना प्लेजर और कितना हैप्पीनेस से भरा रहेगा, कितना इंजॉयमेंट से भरा रहेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवांशा चार्ट के फोर्थ हाउस से करते हैं। मतलब आपके वैवाहिक जीवन में आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये संतोष बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो नवांशा चार्ट का जो फोर्थ हाउस है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो मानसिक संतोष का स्तर है, मानसिक शांति का स्तर, आपको अपने वैवाहिक जीवन में एक मेंटल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, आपकी मनोदशा क्या होगी आफ्टर मैरिज, इसका विचार हम कुंडली के नवांशा चार्ट के फोर्थ हाउस से कहते हैं। मतलब आप आफ्टर मैरिज एक खुशी और इंजॉयमेंट से भरा हुआ आपका मन रहेगा, या फिर स्ट्रेस, तनाव, कलह, वाद विवाद, इन सब चीजों से भरा हुआ आपका मन होगा आफ्टर मैरिज। इसका विचार हम लोग कुंडली के नवांशा चार्ट के फोर्थ हाउस से कहते हैं।
आपकी मैरिज के बाद आपका जो घर का, चूंकि आप अगर लेडीज हैं तो आप एक नए घर को जाती हैं, और अगर हस्बैंड का पक्ष है तो आप एक अपने साथ एक नया पार्टनर लेके अपने घर में आ रहे हैं। तो जब दो लोग मिल गए, मैरिज हो गई, तो उसके बाद एक घर का एक माहौल कैसा रहेगा, फैमिली इन्वायरमेंट कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज, इसका विचार हम लोग कुंडली के D9 चार्ट के 4th हाउस से करते हैं। मैरिज आपकी एक शांति प्रिय सुखमय रहेगी कि इसमें स्ट्रेस आएंगे, वाद विवाद, कलह, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस, अप डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारी चीजें रहेंगी। इसका विचार हम लोग कुंडली के D9 चार्ट के 4th हाउस से करते हैं। मित्रों, बात ध्यान दीजिएगा, जो D9 चार्ट का जो 4th हाउस है, इसको हम एक सेकेंडरी लेवल पे एग्जामिन करते हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो जो D9 चार्ट का जो लग्न और लग्नेश है और D9 चार्ट का जो सप्तम भाव और सप्तमेश है, इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। अगर D9 चार्ट में लग्न लग्नेश वेल एस्टैब्लिश हैं, वेल प्लेस्ड हैं, D9 चार्ट का सप्तम भाव और सप्तमेश वेल प्लेस्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, तब जाकर के आप एग्जामिन करोगे D9 चार्ट का 4th हाउस, तब उसका कोई मतलब है। नहीं पता चला अगर लग्न लग्नेश पीड़ित है या D9 चार्ट का, या फिर D9 चार्ट का सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है, या दोनों पीड़ित हैं, तब फिर आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मान के चलिए कि D9 का जो 4th हाउस है वो कोई बहुत बेहतर रिजल्ट लेके नहीं आएगा। क्योंकि जो दो पार्टनर हैं, लग्न लग्नेश और सप्तम भाव सप्तमेश, अगर एक भी इसमें से कुंडली में पीड़ित अवस्था में हुआ तो मान के चलिए कि 4th हाउस का कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। फिर मान के चलिए कि अगर गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक भी कुछ पंचर हुआ, कुछ हुआ, तो गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है। तो 4th हाउस उस दशा में आपको एक प्रॉमिसिंग हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा, एक कह लीजिए कि एक सुखमय वैवाहिक जीवन का आपको प्रॉमिस नहीं दे पाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अभी कैसे आकलन किया जाए कि हमारे 4th हाउस D9 चार्ट का जो 4th हाउस अच्छी कंडीशन में है, अच्छे हमें रिजल्ट देगा रिगार्डिंग मैरिज। तो देखिए, इसके लिए हमें ये देखना है कि जो हमारा D9 चार्ट है, लेट सपोज एक सैंपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, D9 चार्ट का जो 4th हाउस है, अगर यहां पे फंक्शनल बेनिफिक ग्रह बैठे हैं या उनका दृष्टि आ रही है, ध्यान दीजिएगा, 4th हाउस पे अगर फंक्शनल बेनिफिक ग्रह बैठे हैं या फंक्शनल बेनिफिक ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो ये 4th हाउस के लिए अच्छा है। लेट सपोज मान लीजिए कि 4th हाउस में अगर 9th हाउस के लॉर्ड, जो कि नवा भाव भाग्य का होता है, नवा भाव भाग्य के स्थान के स्वामी अगर 4th हाउस में बैठे हैं या इनका एस्पेक्ट आ रहा है, तो जो कि नवा भाव फॉर्च्यून का होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जातक के मैरिज में सुख मिलने में भाग्य का उसका साथ मिलेगा। मैरिज से सुख प्राप्ति में भाग्य का साथ मिलेगा। और यह भी दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज जो एक इन्वायरमेंट रहेगा घर का, या आपके मनोदशा की बात करें, आपके मन का, तो समझ लीजिए कि वो एक फॉर्चुनेट रहेगा, एक घर का माहौल अच्छा रहेगा आफ्टर मैरिज, और आपका जो मन रहेगा वो ब्लेसफुल रहेगा। आपकी जो मन की स्थिति रहेगी, जो मेंटल सेटिस्फैक्शन की स्थिति रहेगी, मानसिक संतोष की स्थिति रहेगी, वो संतोषजनक रहेगी, अच्छी रहेगी। जब इसमें अच्छे जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है उनका प्रभाव हो, और अगर जो फंक्शनल बेनिफिक है अगर वो नेचुरल बेनिफिक हो जाए, वो अगर फंक्शनल बेनिफिक है जो ग्रह हैं वो अगर साथ साथ नेचुरल बेनिफिक पे है, तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। तब ये बहुत ही सुंदर स्थिति हो जाएगी आफ्टर मैरिज। परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर मैरिज आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अच्छी इमोशनल अटैचमेंट, अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग होगी अपने पार्टनर के साथ। आप इमोशनली बहुत, कह लीजिए इमोशनल ग्राउंड पर और मोरल ग्राउंड पर आप मैरिज से बहुत जुड़े रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। एक अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग आपके अपने पार्टनर के साथ स्टैब्लिश होगी। अगर 4th हाउस
फंक्शनल बेनिफिक ग्रह से प्रभावित हो और वो फंक्शनल नेचुरल बेनिफिक भी हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। और मित्रों वहीं अगर फोर्थ हाउस पे मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये फिर जो फोर्थ हाउस सुख का हाउस है उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेट्स सपोज मान लीजिए कि अगर छठवें भाव का स्वामी D9 चार्ट के फोर्थ हाउस पर बैठा है या उसका एस्पेक्ट आ रहा है, तो मित्रों जैसा कि हमें पता है कि सिक्स्थ हाउस किस चीज का होता है, डिस्प्यूट्स का होता है, वाद विवाद का होता है, लिटिगेशंस का होता है, ब्लेमिंग का होता है, ऑब्स्टेकल्स का होता है, बाधाओं का होता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर D9 चार्ट के फोर्थ हाउस में है या उसका एस्पेक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट लेके आएगा, आर्गुमेंट्स लेके आएगा। आफ्टर मैरिज जातक कहीं ना कहीं जो इमोशनल लेवल पे एक पीस एंड हार्मोनी होनी चाहिए, कि इमोशनल अच्छा अटैचमेंट होना चाहिए, वहां पे अपने पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स तू मैं जैसी स्थिति आ जाएगी। तो ये जितना बढ़िया फंक्शनल बेनिफिक ग्रहों से प्रभावित होगा फोर्थ हाउस उतना अच्छा है, और नेचुरल बेनिफिक हो जाए तो सोने पे सुहागा। वहीं अगर फंक्शनल मेलेफिक ग्रह अगर फोर्थ हाउस में बैठे हैं, वो अगर नेचुरल मेलेफिक भी हो जाए, तब समझ लीजिए कि वास्तव में ये फोर्थ हाउस से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है D9 चार्ट के, उससे संबंधित ये अच्छी निशानी नहीं है। लेट्स सपोज मान लीजिए कि एट्थ हाउस लॉर्ड यहां पे बैठे हैं, और देखिए एट्थ हाउस लॉर्ड यहां पे बैठे हैं और वो अगर डेबिलिटी में है, क्योंकि इस सैंपल कुंडली मान लेते मेष लग्न की कुंडली है, मंगल बने अष्टम भाव के स्वामी यहां फोर्थ हाउस में बैठ गए नीच राशि के, और उनकी कहीं से डेबिलिटी कैंसिल नहीं हो रही है, क्योंकि लग्नेश है तो इसके लिए अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन इनकी नीच राशि है फोर्थ हाउस में और पापा ग्रह क्रूर ग्रह, तो क्या होगा ये। अगर हम D9 जो कि एक मैरिज के संदर्भ में देखा जाने वाला डिविजनल चार्ट है, मैरिज से रिस्पेक्ट में देखा जाने वाला मैरिज डिविजनल चार्ट है, तो मैरिज के संदर्भ में अगर हम फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, आफ्टर मैरिज सेंटिमेंट्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, आफ्टर मैरिज मनोदशा की बात करें, तो वो लव एंड रोमांस और पीस एंड हार्मोनी से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर ये मंगल से प्रभावित हो जाए, शनि से प्रभावित हो जाए, राहु केतु से प्रभावित हो जाए, तो फिर, लेकिन वो ध्यान दीजिएगा अगर फंक्शनल बेनिफिक है तो असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर फंक्शनल मेलेफिक हो जाए तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अगर मंगल का यहां पे निश्चित्व भंग नहीं होता तो मंगल किस चीज का कारक है? एग्रेशन का, एनर्जी का, हीट का, फाइटिंग का। तो जो घर में एक लव पीस एंड रोमांस का माहौल होना चाहिए आफ्टर मैरिज, उसमें मंगल तूतुमा में जैसी स्थिति ले आएगा इस स्थिति में। और वही दूसरी तरफ जो चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश है D9 चार्ट का, वो ये दिखाता है कि जातक सुख कहां से ढूंढेगा मैरिज में। जातक का फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो करता है, सुख दिलाने वाला कारक ग्रह मेन ग्रह है। तो अगर D9 चार्ट के फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपनी मैरिज में बहुत ही हाई मोरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, अपने पार्टनर के साथ इमोशनली बहुत ही नैतिक स्तर पर अटैच रहेगा। अपने मैरिज के लेवल को वो समझ लीजिए कि कोई नवा भाव मित्र धर्म का है, अगर यहाँ पे चतुर्थेश चलेगा D9 चार्ट के, तो ऐसा व्यक्ति अपने मैरिज में जो उसकी ड्यूटी है उसको निभाना अपना धर्म मानेगा। अगर D9 चार्ट का फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला गया या इसके लॉर्ड के साथ युति कर लिया किसी अच्छे भाव में, तब ऐसे व्यक्ति अपने मैरिज में उसकी ड्यूटीज है उसको निभाना अपना धर्म मानेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म का है। और अपने कर्तव्य को निभाने में, अपनी ड्यूटीज को निभाने में, अपनी ड्यूटीज को धर्म की तरह मानेगा और अपने धर्म को निभाएगा भी, क्योंकि अपने कर्म को धर्म की तरह मानने वाला होगा।
ऐसे व्यक्ति अपने घर के माहौल को सजाते हैं, संवारते हैं आफ्टर मैरिज। अब बहुत ही नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज। हाई मोरल वैल्यूज का फॉलो करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज। और वहीं अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाए या 12th हाउस में चला जाए, अब चूंकि 8th हाउस सिक्रेसी का है, गोपनीयता का है, 8th हाउस सिक्रेसी का है, गोपनीयता का है, तो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है, या फिर उसके खुद के अपने निजी कारणों के कारण, अपने खुद के कर्मों के कारण, चूंकि 8th हाउस में तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, फ्लक्चुएशन का है, अप एंड डाउन का है। इसका मतलब क्या, उसके खुद के कर्मों के कारण उसके मैरिज में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे। अब डिपेंड करेगा कि फोर्थ हाउस लॉर्ड 8th हाउस में किस तरह से प्लेस्ड है, फ्रेंडली राशि में है कि शत्रु राशि में है, या इसके स्वामी के साथ कहीं कहीं कंजक्शन में है कुंडली में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्स्टेकल, मित्रों 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का भी है, बाधाओं का भी है। तो मैरिज में सुख मिलने में ये बाधा को दिखाता है, ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। और वही अगर, और ये चूंकि सीक्रेसी का भी है, और डिवीजन D9 चार्ट कहीं ना कहीं हमारा जाकर के रिलेटेड है मैरिज से, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी इंडिकेशन है। अगर यहां पे सप्तम भाव भी इफ्लिक्टेड है, तो सप्तम भाव सप्तमेश भी इफ्लिक्टेड है, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों का इंडिकेशन है, क्योंकि पार्टनर सुख ढूंढ कहां से रहा है, सीक्रेट मैनर में ढूंढ रहा है। 8th हाउस सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है, तो पार्टनर सुख ढूंढ कहां से रहा है, सीक्रेट मैनर से ढूंढ रहा है, गोपनीय तरीकों से ढूंढ रहा है। या फिर 4th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में अगर चला जाता है, तो 12th हाउस हमारा बाहरी संबंधों का है, लॉस का है। तो सुख, अगर सुख भाव का स्वामी अगर लॉस के स्थान पे चला जाए, तब ये मैरिज में मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट के लिए अच्छा नहीं है, घर परिवार का इन्वायरमेंट आफ्टर मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। और ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों की ओर ध्यान ले जाएगा। और 4th हाउस लॉर्ड का जाकर के 12th हाउस में बैठ जाना, ऐसा व्यक्ति बाहरी संबंधों के माध्यम से सुख खोजने की कोशिश करेगा। अगर 4th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आ गए, या इनके स्वामी से प्रभावित हो गए युति, कंजक्शन या दृष्टि द्वारा, तो क्या होगा ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ कलह करेगा, वाद विवाद करेगा, तनावपूर्ण संबंध रखेगा, आर्गुमेंट्स रखेगा, क्योंकि उसके सुख भाव का स्वामी चला गया डिस्प्यूट के स्थान पर, वाद विवाद के स्थान पर। तो उसे सुख किसी में मिल रहा है, आर्गुमेंट्स करने पर, तनाव करने पर, वाद विवाद करने पर अपने हस्बैंड के साथ। इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर 4th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आ जाता है तो, या फिर इनके स्वामियों के साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहा हो। और जितनी ज्यादा फंक्शनल बेनिफिट 4th हाउस में होंगे, उतना ब्लेसफुल, उतनी ही लव एंड रोमांस और पीस से भरी हुई मैरिटल लाइफ होगी, और उतना ही मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक खुशी और इंजॉयमेंट का वातावरण रहेगा आफ्टर मैरिज, जहां तक मन प्रफुल्लित और इंजॉयमेंट वाला रहेगा। और वहीं अगर जितने ज्यादा फंक्शनल बेनिफिट का प्रभाव रहेगा 4th हाउस पर, तो ये मान के चलिए कि विवाह के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन हमें ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बात शुरुआत में एड ऑन की थी कि अगर D9 चार्ट का 4th हाउस एक सेकेंडरी लेवल पे एग्जामिन की जाने वाली चीज है। अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करें तो D9 चार्ट का लग्न और लग्नेश और सप्तम भाव सप्तमेश प्रमुख भूमिका में होते हैं। अगर इनकी पोजीशन कुंडली में अच्छी है, लेट सपोज अगर 4th हाउस उतना बढ़िया नहीं भी है तो ये मैरिज के ब्रेक होने का संकेत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैरिज के ब्रेक होने का संकेत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं कि जो D9 चार्ट का जो 4th हाउस है, वो दोनों के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच कोऑर्डिनेशन के लेवल को भी दर्शाता है कि दोनों बीच में एक आपसी सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन का लेवल कैसा रहेगा। इसका भी विचार हम कुंडली के D9 चार्ट के 4th हाउस से करते हैं। और एक जो मेंटल प्लेजर वाली बात आती है, वो भी D9 चार्ट के 4th हाउस से होती है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर D9 चार्ट का लग्न लगने से अच्छी कंडीशन में है, सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी कंडीशन में है, तो भले अलबत्ते D9 चार्ट का 4th हाउस अगर कहीं से गड़बड़ है, उसका स्वामी कहीं से गड़बड़ है,
अच्छी स्थिति नहीं है तो भी मैरिज ब्रेक होने का संकेत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, एक अच्छा सामंजस्य होता है, लेकिन हस्बैंड कहीं और सर्विस कर रहा है, वाइफ कहीं और सर्विस कर रही, दोनों ही प्रोफेशनल पर्सन है, नौकरी पेशे वाले आदमी है, लेकिन कोई दूसरे, वाइफ किसी दूसरे शहर में है, हस्बैंड किसी दूसरे शहर में, तो यहां पे जाहिर सी बात है इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट होगा, इमोशनल लेवल पे बॉन्डिंग हो अच्छी होगी, लेकिन एक जो फिजिकल प्लेजर की अगर बात करें, भौतिक सुखों की बात करें, मेंटल हैप्पीनेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। पता एक दिल्ली में है, भोपाल में है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर हो सकता है बहुत अच्छा हो, सामंजस्य के लिहाज से बहुत अच्छा हो, लेकिन एक इमोशनल जो फिजिकल हैप्पीनेस की हम बात करते हैं वो कम हो जाएगी। तो इसलिए प्रथम दृष्टया प्राइमरी लेवल पर हम D9 चार्ट के लग्न और लग्नेश को देखेंगे और सप्तम भाव सप्तमेश को। अगर दोनों की स्थिति अच्छी है तो हम जाकर के D9 चार्ट के 4th हाउस और 4th हाउस लॉर्ड को एग्जामिन करेंगे, और इनका बेहतर होना एक अच्छी हैप्पी एंड लव, पीस एंड रोमांस से भरी हुई प्रॉमिसिंग मैरिड लाइफ की ओर इंडिकेट करती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड D9 चार्ट के 4th हाउस के ऊपर। एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।